अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू जोर का जोड़। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दिस इज मीरब जीशान, मेरे साथ मौजूद हैं अली अंजुम। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने सोचा कि आज अली के साथ बैठ के गपशप लगा ही ली जाए। मैच एक बार फिर पाकिस्तान हार गया है अनफॉर्चुनेटली अब तो सरप्राइजिंग भी नहीं लग रहा मेरे, अब तो लग रहा है कि दैट्स वी वर मेंट फॉर इट। इतनी हमारी बुरी कारकर्दगी रही है एंड आफ्टर अ व्हाइल हम देखते हैं कि हमारी टीम को ना आदत लग जाती है। इट्स जस्ट वेरी बैड टू सी कि वी आर नॉट एबल टू बाउंस बैक। ठीक है, नए लड़के हैं, जो भी है जैसा भी है आप, लेकिन कुछ तो परफॉर्म करते हैं। सेम पिचेस पे आप लोग खेल रहे हैं, अपनी गेम आप थोड़ी, और ये 73 रन्स का लगभग, ये छोटा मार्जिन नहीं है ओडीआई में लूज करने का। और कंसिडरिंग कि जिस तरह से हमारा स्टार्ट था, हमने उनकी बॉलिंग भी ठीक ही कर रहे थे, 50 पे दे वर ऑलमोस्ट 3 आउट, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वी वर नॉट इवन एबल टू पिक अ सिंगल विकेट। एक तरह से उनकी क्रेडिट देना पड़ेगा उनको भी, मिचेल को, और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, पार्टनरशिप लगी बेहतरीन किस्म की। दैट वाज ग्रेट, दैट वाज इम्प्रेसिव, बड़ा ज़बरदस्त किया। लेकिन हमारे बॉबी ने भी बड़ी कोशिश करता है बेचारा, लेकिन हमेशा देर कर देता में रह जाते हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है वंस अगेन देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम विद बाबर आजम कि ही इज़ नॉट एबल टू प्ले क्विकली। वो नहीं तेज़ खेल पा रहे एंड दैट इज़ अ सीरियस कंसर्न। शुरू में भी वो, मुझे लगता है एंड पे ही आके उन्होंने कुछ बड़ी शॉट्स मारी थी जिस वजह से स्ट्राइक रेट उनका थोड़ा बेहतर हुआ था, वरना वो उस तरह की गेम खेल नहीं रहे थे जिस तरह की उनसे रिक्वायर्ड होती है। तो ये इस चीज़ का हमें ख्याल करना चाहिए। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल सही बात है अली। आपकी बात के दौरान हमें हमारे शो के बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर हाफिज इमरान साहब ने भी ज्वाइन कर लिया लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? हाफिज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हाफिज साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुक्रिया। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुछ मिनट पहले थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल वैसे ही, थोड़े से बदले हैं बस। हाफिज साहब, वो इफ्तारी का वक्त भी नजदीक आ रहा है ना अब आहिस्ता आहिस्ता, तो बस फिर रोजा भी लगना सैलून गया था इसलिए बदला हूँ। हाँ, ये अच्छी बात की है आपने। दैट्स वेरी गुड। ईद की तैयारियां हो रही हैं जोरों शोर से। हाफिज साहब, मुझे लगता है हमारे खिलाड़ियों को भी ईद की इतनी खुशी थी, उन्होंने कहा था बस ठीक है मैच जल्दी जल्दी खत्म करो, हारें जीते उससे फर्क नहीं पड़ता, बस तैयारियां करो ईद की। नहीं, आपके कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये तैयार कर लिया कि ना उन्होंने खुद खुश रहना ना किसी को रहने देना ये तो है हाफिज साहब, बस ये तो मसला है। बड़ी अफसोसनाक चीज है और एक तशवीशनाक चीज ये है कि देखिए, मौके आते हैं मैचेस जीतने के, और जो अच्छी टीमें होती हैं वो उन मौके से फायदा उठाते हैं, और फिर ये नहीं होता कि आपके पास एक जगह आपने मैच में अपनी गिरफ्त मजबूत किया और उसके बाद आप कमजोर हुई गिरफ्त और आप मैच हार गए। अच्छी टीमें मैच में वापस आने के बाद मुखालिफ टीम को मौका नहीं देती हैं ऊपर आने का। पाकिस्तान का एक मसला अब ये, जो कि शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान मैच में वापस आता है लेकिन फिर अपनी गिरफ्त कमजोर करता है और मैच हार देता है। और ये एक बड़ा बिल्कुल एक पैटर्न है पाकिस्तान हॉकी का भी। जब अर्ली 2000 में पाकिस्तान की हॉकी जवाल की तरफ जाना शुरू हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान के कोच और प्लेयर्स, खिलाड़ियों ने ये बातें करना शुरू कर दी थी कि देखें, हमने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की लेकिन हम गोल नहीं कर पाए, और बॉल पोजीशन जो है वो हमारे पास रहा लेकिन मैच हम हार गए। तो ना तो बॉल पोजीशन का कोई आपको फायदा है क्योंकि वो आपकी जीत में आपकी मदद नहीं कर पा रहा होता, ठीक है, तो ये आप माजद खाना रवैया इख्तियार करते हैं। और ना ही आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना क्या काम है, अपॉर्चुनिटीज को कन्वर्ट करना और उससे मैक्सिमम रिजल्ट लेना, ये टॉप प्रोफेशनल का काम होता है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है, आपने फायदा नहीं उठाया तो उसका क्या, उसको क्या, किस माने में आप उसका इस्तेमाल करेंगे। सो पाकिस्तान की इस क्रिकेट टीम का, जो कि इन दिनों क्रिकेट खेली जा रही है पाकिस्तान में, उसमें एक बड़ा मसला यह है कि आप मैच में वापस आते हैं लेकिन फिर मैच से बाहर हो जाते हैं, और फिर आप इतना बाहर होते हैं कि दूर दूर से मैच हार जाते हैं। आज भी ये जो 344 का चेस जिसमें पाकिस्तान जा रहा था, इसको मैच जीतना चाहिए था। हाँ। और नहीं जीत पाए। कुछ उसमें अब हिकमत अमली के एतबार से गलतियां हैं, वो ये हैं कि आपने पांचवा बॉलर ही नहीं खिलाया, और जो आपने पांचवा बॉलर नहीं खिलाया, उन 10 ओवर में आपको 67 5 ओवर में सलमान लियागा को हुए हैं और 51 हुए हैं इरफान खान न्याजी को। अब ये 51 में से एक उधर डालें तो वो हो जाएंगे 68, बाकी ये बच जाएंगे 50, तो ये बन जाते हैं 118 रन। 118 रन आपने 10 ओवर्स में दिए हैं, तो आप अंदाजा लगा लें कि उसका पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है। और फिर टॉस जीते हैं आप, टॉस जीतकर आपने बॉलिंग का फैसला किया, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी बैटिंग के ऊपर बिल्कुल भी कोई, बॉलिंग के ऊपर कोई एतमाद नहीं है, कि आप उनको ये नहीं समझते हैं कि अगर आपने 4 फास्ट बॉलर स्पेशलिस्ट के साथ जा रहे हैं
तो फिर आपको तो ये चाहिए कि आप पहले बॉलिंग करें और मिनिमम रन्स पर आउट करें अगली टीम को, तो आपने वो भी नहीं किया। तो ये इसके साथ जो बैटिंग ऑर्डर है, अब आप उसमें देखना है कि जितने भी पाकिस्तान के नुमाया या सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो तो आसान जगह पर बैटिंग के लिए आते हैं। कोई सर्कल में खेलना चाहता है, कोई आखिरी 10 ओवर्स नहीं खेलना चाहता। केएल राहुल क्यों खेल रहा है नंबर 6 पे? क्या पाकिस्तान में कोई टीम में कोई टेक्निकली उससे ज्यादा साउंड बैट्समैन है जिसकी परफॉर्मेंसेस भी हो और वो टेक्निकली भी साउंड हो? तो नहीं है। वो क्यों खेलता है नंबर 6 पे? वो अपनी टीम का बैलेंस ठीक करता है कि अक्षर पटेल ऊपर खेल रहा है जहां पर निस्बतन उसको सलाहियतों के इजहार के ज्यादा बेहतर मौके मिलने हैं। पाकिस्तान में क्या है, सलमान अली आगा भी ऊपर खेल रहे हैं, रिजवान भी ऊपर खेल रहे हैं, बाबर भी ऊपर खेल रहे हैं, नीचे कौन खेल रहा है? इरफान नियाजी खेल रहा है, नीचे कौन खेल रहा है? तैयब ताहिर खेल रहा है। और जब आपने मैच शुरू किया है तो आप रन रेट, आपका रिकॉर्ड रन रेट है लगभग 6.5 के करीब होगा। तो जब आपने फिनिश किया वो 12 का 11-12 का हो गया हुआ है। न्यूजीलैंड की बैटिंग जब चल रही थी 3-3.5 के रन रेट पर भी थे, उन्होंने वहां से शुरू किया और वो 6.5 पर फिनिश किया है। हमने 6.5 से शुरू किया और 11 पे फिनिश किया है। तो हमारे खासे मसाइल हैं। तो ये पाकिस्तान की इस वनडे टीम में जिसमें आपने तैयब को खिलाना है, इरफान को खिलाना है, तो आपने अपने जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं इनके ऊपर भी सोचना है कि ये तो सारे खुरामा अच्छी अच्छी जगह पे रन से कर जाएं और जब 11-12 का रिक्वायर्ड रन रेट हो जाए वहां पर नौजवान खिलाड़ियों को डाल दें और उनके ऊपर मलबा डालें। देखो ये टैलेंट ही नहीं है, हम क्या करें? ये नए खिलाड़ियों को क्या करना है? तो उनके उसके लिए भी हिकमत अमली तरतीब देना पड़ती है। अक्षर पटेल भी नहीं है, मोहम्मद अब्बास ऊपर आया है, ब्रेसवेल नीचे आया है। बिल्कुल, मोहम्मद अब्बास ऊपर आया, ब्रेसवेल नीचे आया। क्या ब्रेसवेल ऊपर नहीं आ सकता था? ब्रेसवेल भी तो ऊपर आ सकता था ना। तो वो उसने अपने नौजवान खिलाड़ी को मौका दिया है। तो पाकिस्तान के ये जितने भी खिलाड़ी हैं ये सेल्फिश अप्रोच किसे कहते हैं? इसे ही कहते हैं। यही सेल्फिश अप्रोच है कि आप अपनी जगह के लिए अपनी परफॉर्मेंसेज आपकी नजर में हैं, लेकिन जो दो आपने यंगस्टर्स रखे हुए हैं, यंगस्टर्स से मुराद ये है कि उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा नहीं है इतना, उनसे आपने काम कैसे लेना है? वैसे ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, उनको परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन जब आप इसको मेरिट बनाते हैं, यार एक खिलाड़ी है वो खेल रहा है 6 के, जब वो उस वक्त बैटिंग कर रहा है जब रिक्वायर्ड रन रेट जो है ना वो 6 का है, 6.5 का, और एक खिलाड़ी है वो उस वक्त बैटिंग के लिए आया है जब रिक्वायर्ड रेट 10-11 का हो गया हुआ है। तो क्या लगेगा आपको? क्या मुश्किल है? 6-6.5 रन करना मुश्किल है या 10-11 रन फी ओवर करना मुश्किल है? तो 10-11 रन फी ओवर करना मुश्किल है ना। तो जो मुश्किल काम है वो सीनियर खिलाड़ियों ने करना होता है या ना तजर्बाकार और नौजवान खिलाड़ियों ने करना होता है? तो सीनियर खिलाड़ियों ने करना होता है। लेकिन वो तो 6 को 10 पर ले जाते हैं और बाद में कहते हैं जी जो नए हैं वो करें। तो ये नाइंसाफी है उनके साथ भी और ये कोई इतना अच्छा तरीका नहीं है। तो ये पाकिस्तान को अपनी टैक्टिकली ठीक करना है, चीजों को टेक्निकली ठीक करना है। और जब नहीं करेंगे ये हर तरीके से अब क्वेश्चन है कि फिजिकल फिटनेस के हवाले से, मेंटल टफनेस के हवाले से, गेम अवेयरनेस के हवाले से, आपकी प्लानिंग के हवाले से, स्ट्रेटजी के हवाले से, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन है और कोई उसके ऊपर ना कान करने को तैयार नहीं है। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो आज के मैच की हैं जी। कलेक्टिवली यानी कि हमें अपनी गेम जो है बेहतर करनी पड़ेगी। लेकिन हाफिज साहब मेरा भी आपसे एक सवाल था कि एक पॉइंट पे बाबर आजम जब बैटिंग कर रहे थे, इट सीम लाइक कि वो इनिंग्स को बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। हालांकि अभी भी सारे कह रहे हैं कि बड़ी सेल्फिश टाइप सी इनिंग्स थी, ऐसे थी। आपको लगता है कि बाबर आजम ने बड़े क्रूशियल टाइम पे उनकी विकेट चली गई, अगर वो क्रीज पे और रहते, अपनी 100 कर लेते या फिर उस पॉइंट पे वहीं क्रीज पे रहते, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस था कि हम आगे तक गेम को लेके जा सकें। वो आपको लगता है सबसे क्रूशियल विकेट हमारे पास वही थी? वो अच्छे टाइम पे विकेट लिए ना उन्होंने, क्या नाम है, न्यूजीलैंड ने। पहले अब्बास ने रिजवान को आउट किया, ठीक है, और उसके बाद बाबर को आउट किया। डैरल मिचेल ने जो उनका कैच लिया है, तो कैचेस विन मैचेस। बाबर को वहां पर फिनिश करना चाहिए था, उससे इनिंग्स लंबी होती तो दबाव आता है न्यूजीलैंड के ऊपर ना। लेकिन वो देखे जो शॉट उन्होंने खेला सीधा फील्डर के हाथ में गया एक। लेकिन इसके दौरान भी जब आप बैटिंग कर रहे हैं, एक लंबे टाइम के लिए आपने बैटिंग की है बाबर ने और रिजवान ने, इनिंग्स की पेस को आपने बनाया ना, ये जो मौका बनाना और मौका बनाने के बाद उसको गवा देना, ये वही है कि आपने जब एक मरतबा मैच पे गिरफ्त मजबूत कर ली है तो उसके बाद आपने मैच को फिनिश करना ना, छोड़ के नहीं जाना। तो अगर वो 78 पे आउट हुए हैं तो पाकिस्तान को उस वक्त जरूरत थी कि वो 120 करते, ठीक है। रिजवान जिस जगह पर आउट हुए हैं उनको ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन इन दोनों को जो पार्टनरशिप है उसमें स्ट्राइक रोटेशन तो रही, एक काम रहा कि स्ट्राइक रोटेशन रही। लेकिन पाकिस्तान की इस इनिंग्स में एक से ज्यादा मतलब ऐसा मौका भी आया कि 25-25, 30-30, 26-26, 24-24 बॉल जैसे खेल लिए कि जिसमें पाकिस्तान ने कोई बाउंड्री नहीं लगाई।
तो जब आप बाउंड्री नहीं लगाते हैं 344 के चेज में, तो फिर आपके लिए मुश्किलात आती हैं। रिक्वायर्ड रन रेट अगर आपका 6-7 में आपने गिन के करना है ना कि यार ये 6-7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो 8, 9, 10, 11 पे जब गया है तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। तो बाबर ने बैटिंग ठीक की है, लेकिन जिस चीज की कमी है वो अपनी जगह पर मौजूद है कि जब ये आपके सीनियर बैटर्स खेल रहे हो तो इनकी बुनियादी जिम्मेदारी इनको मैच को आसान करना है, आसान करना है, बाद बल्कि में आने वालों मुश्किलात के नहीं लिए खड़ी मैच को करनी है टेल आसान एंडर्स करना है, के मैच लिए। को मुश्किल नहीं करना। तो हाँ। मैच मुश्किल होता है जब आप 6-6:30 से आपने मैच शुरू किया 6:30 की रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट के साथ, और आपने फिनिश किया जब 11 पे चला गया। तो ये इन सीनियर बैटर्स ने अगर मैक्सिमम टाइम ग्राउंड में गुजार तो फिर इन्होंने मैच को आने वालों के लिए आसान भी बनाना है। और ये हर मैच में नहीं होता कि बाद में आने वाले जो है ना वो 10 गेंदों पर 25 कर दें, 30 गेंदों पर 60 कर दें। ये मुश्किल होता है रोजाना, हर दूसरे मैच में ये मुश्किल होता है। तो ये हिकमत अमली है स्ट्राइक रोटेशन के साथ साथ जो बाउंड्रीज निकालना है, उसमें पाकिस्तान के लिए मुश्किलात, ये सारी की सारी, इसमें बहुत सारी चीजें आपके ना एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं, आपकी सोच विचार से, जो आपका माइंडसेट है उसके साथ जुड़ी हुई हैं। और ये जब तक ठीक नहीं होंगी, ये पाकिस्तान के अच्छे खिलाड़ी हैं, इनकी यूटिलाइजेशन और इनकी अदर देन जो क्रिकेट इश्यूज हैं वो जब तक ठीक नहीं करेंगे कि खराबियां ऐसी आगे बढ़ती चली जाएंगी। जी बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बैटिंग बड़ी मुश्किल है, बैटिंग बड़ी मुश्किल थी, कंडीशंस के ऊपर जो है वो बैट करना भी मुश्किल हो रहा था। अगर देखा जाए तो मार्क चैपमैन ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। आप देखें 111 बॉल्स पर 132 किया है। हम लोग जिस टाइम अली हारे हैं उस टाइम पर हमारे पास मेरे ख्याल से 23 बॉल्स थी और 70 प्लस जो है वो स्कोर था। अगर हम हर बॉल पे अच्छा खेल जाते, ऑल्दो हमारे टेल एंडर्स थे, तो शायद हम भी, इतना मुश्किल नहीं था मैच जीतना कहीं ना कहीं। इट सीम लाइक अ वेरी चेजेबल स्कोर, बड़ा चेजेबल लग रहा था एक पॉइंट तक। वही जैसे हाफिज साहब ने बात की कि जैसे एक पॉइंट पे हम लोग खेल रहे थे, बाबर थे जब, रिजवान थे, ठीक है हमने बीच में बहुत ज़्यादा डॉट बॉल्स और स्लो कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली चेज़ करने जाने वाला लग रहा था स्कोर, कर सकते थे। बात वहीं पर आ गई, कैचेस विन मैचेस, फील्डिंग उनकी अच्छी थी, बॉलिंग अच्छी थी, प्रेशर उन्होंने फ़ौरन, आई गेस जहाँ से बाबर की विकेट गई है ना, बिकॉज एक टाइम के बाद सारे ऐसे एक के बाद एक गिरते गए, इस तरह से हमारी विकेट जाती गई। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली विकेट बड़ी जल्दी लूज़ कर दी थी, हमने एज़ कम्पेयर टू दैट हमने अच्छा खासा स्कोर बना दिया था, तब जाकर हमारी पहली विकेट गई थी। तो प्रेशर तो हमेशा से न्यूजीलैंड के ऊपर था, द बॉल वाज ऑलवेज इन आवर कोर्ट। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ पर कहीं पे वो एक पूरा कलेक्टिव टीम वर्क की बात आती है ना, वहाँ पे हम कहीं बीच में रह जाती है। द मिडल ऑर्डर जो है उसमें प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, बैटिंग हमारी वाकई कहीं ना कहीं लैग करती है। और कुछ प्लेयर्स के ऊपर कह देना कि यार ये कर लेते, ऐसे कर लेते, कीपिंग इन माइंड कि अभी हमारे पास ओवर्स पड़े थे, ये स्कोर जो अभी है अपने तेज़ी से खेला, वो अक्सर हमारे ऊपर होता है कि यार तेज़ी से नहीं खेला, ये नहीं किया, हम उस हिसाब से तेज़ी से ही खेल रहे थे। आखिरी की भी लेकिन कुछ विकेट्स जो हैं वो बच जाती तो फिर भी हम चेज़ कर सकते थे। बट देन अगेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन द सीनियर प्लेयर्स कि उन्होंने क्यों वो मैच को एंड तक नहीं लेके गए। एंड स्पेशली बॉलर्स, जब सलमान अली आगा ने, उन्होंने बहुत स्कोर खाया, सलमान अली आगा ने, हारिस रऊफ मुझे लगता है वाहिद शायद देख रहे हैं कि जो रीजनेबली उन्होंने कंपेयर टू अदर्स कम स्कोर पड़ा उनको, लेकिन सबको काफ़ी ज़्यादा बॉलर्स में भी उन्होंने इतना स्कोर खाया भी है, तभी इतना चेज़ करना पड़ा हमें। तो अच्छा, बॉलिंग से एक सवाल हाफिज साहब ज़हन में आता है फौरी तौर पर कि आप कप्तान की जो प्लेइंग 11 जो उन्होंने बनाई है उस पर मुतमईन है? आपको लगता है ठीक प्लेइंग 11 बनाई है उन्होंने? देखिए ना, नहीं बनाई ना, 5वां बॉलर ही नहीं आपके पास मेरे, 5वां और ये बॉलर आपको नहीं पता है है। ये और साउथ 5वें अफ्रीका और बॉलर मेरे की जो ख्याल कमी से पूरी की गई है, मतलब 10 ओवर्स की, उन 10 ओवर्स में पाकिस्तान को 118 रन हुए हैं। हाँ हाफिज साहब, ये साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी ऐसे ही था। अगर कोई भी स्पेशलिस्ट बॉलर अगर आप खिलाते हैं तो वो कम से कम पिटाई भी हो जाती है, तो इससे इतनी नहीं होती कि 118 रन आपको 10 ओवर में बन जाएं। एक तो ये आपने 5वां बॉलर नहीं खिलाया, दूसरा ये कि आपने 4 फास्ट बॉलर के साथ जाना है। अगर आप बैटिंग भी लंबी करना चाहते हैं तो आप फहीम अशरफ को क्यों नहीं खिलाते फिर चौथे फास्ट बॉलर के तौर पे? उनको क्यों टीम में आपने शामिल कर रखा है? बिल्कुल वो ऐसे किस ही है। बुनियाद पर है टीम में? अगर उन्होंने न्यूजीलैंड जैसी फेवरेबल बॉलिंग के लिए जो कंडीशंस हैं वहां पर भी प्लेइंग 11 में 4 फास्ट बॉलर्स की मौजूदगी में भी उनकी जगह नहीं बनती है, तो फिर उनकी जगह कहां बनेगी? मतलब फिर पाकिस्तान में कदावी स्टेडियम में तो मुश्किल होगा उनके लिए, कराची में भी जगह बनाना मुश्किल होगा। तो अगर उन्होंने न्यूजीलैंड में भी नहीं खेलना तो फिर उन्होंने कहाँ खेलना है चौथे फास्ट बॉलर की हैसियत से? तो ये प्लेइंग 11 का, जैसा मैंने पहले जिक्र किया है कि आपने 5वां बॉलर नहीं खिलाया और उस 5वें बॉलर के 10 ओवर्स करने के लिए आपको 120 रन देना पड़े हैं। 120 रन, 118 रन। तो वो उसका फिर खुमियाजा भुगता है बाद में, उसका खुमियाजा भुगता है पाकिस्तान ने बाद में। और फिर जो चैपमैन की और उसकी पार्टनरशिप है, आप उसको देखें ना। फिर जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया है, मोहम्मद अब्बास ने जिस तरह से खेला है, उन्होंने जो ओवर्स खेले हैं ना 41 या 40
42 मेरा ख्याल 42वां ओवर था जब वो आउट हुए हैं। हाँ, मेरा ख्याल है क्या नाम है उसका, चैपमैन या वो आउट हुए हैं क्या, हाँ, मिचेल, और हाँ, वो 15 डेरिल ओवर मिचेल। में आए हैं। तो ये जो उन्होंने खेले हैं 25 ओवर, इसमें रन उन्होंने लगभग 200 रन स्कोर किए हैं। 49 पे मेरा ख्याल है तीसरा विकेट गिरा था, और 49 के बाद या 50 पे तीसरा विकेट गिरा था, और उसके बाद चौथा विकेट 249 पे गिरा है। ओवर नंबर्स जिसमें वो आउट हुए हैं, तीसरा खिलाड़ी, और जब इनकी जो पार्टनरशिप लगी है, जब वो टूटी है पार्टनरशिप, तो उसमें तकरीबन 200 रन उन्होंने स्कोर किए हैं। तो ये वो भी हालांकि उस वक्त बॉल फ्लाई कर रहा था बॉल अच्छा खासा, ठीक है, लेकिन उन्होंने तो अपना, और वो पहले बैटिंग कर रहे थे, वो उनके सामने ये नहीं था कि उन्होंने ये टारगेट अचीव करना है, लेकिन उसके बावजूद उनकी बैटिंग की पेस बेहतर थी पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग की पेस जहां पर बेहतर होने की जरूरत थी, ताकि बाद में आने वालों पर दबाव कम हो, और जब आप मैच इतना लंबा खेल जाएं, फिर बाद में आप बाहर बैटिंग देख ही सकते हैं यार, 9-10 की एवरेज है, कौन करेगा, कैसे करेगा। और आपने इतने बैट्समैन खिलाए हैं, एक बॉलर कॉम्प्रोमाइज किया है, इतने बैट्समैन खिला रहे हैं, उसका नतीजा देख लें। तो चौथा हाफिज फास्ट साहब, बॉलर अगर मुझे आपने खिलाना है तो फिर वो नसीम को खिलाते, और उसको क्या नाम है, फहीम को, और अगर फहीम नहीं बनता यहाँ पर भी चौथे फास्ट बॉलर की हैसियत से, तो फिर उसकी सीरियस क्वेश्चन है उसके ऊपर, उसकी आप फिर वो सिलेक्शन स्क्वाड पर। का हिस्सा क्यों है? हाफिज साहब, मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी मेरे ख्याल से हम 5 बॉलर्स के साथ नहीं गए थे। हमारी शायद उस वक्त भी जो सिलेक्शन हुई थी प्लेइंग 11 जिस तरह से हमने बनाई थी, उस पर भी सवालिया निशान था। तो मतलब कंसिस्टेंसी के साथ कहीं ना कहीं रिजवान प्लेइंग 11 बनाने में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। जी, दोबारा दोहराइएगा जरा सवाल। मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा कि शायद साउथ अफ्रीका सीरीज़ में जो हमने अभी खेली हैं ओडीआई की, उससे पहले जो हमने सीरीज़ खेली हैं 50 ओवर्स की, उसमें भी हमारी जो बॉलिंग की जो सिलेक्शन थी स्क्वाड के अंदर, जो प्लेइंग 11 के अंदर, उसमें हमारी उस वक्त भी कोताहियाँ थीं, और वो स्टिल कंसिस्टेंसी से अभी हम कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में अगर हमने जो क्रिकेट हमने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेलते रहे, ठीक है, हम पाकिस्तान में भी जब खेल रहे थे तो हम 5वां बॉलर हमारा नहीं मतलब ये कि हम यहाँ पर भी जो कंडीशंस के एतबार से सिलेक्शन होनी चाहिए थी वो हमने नहीं की है। ठीक है, और अब यहाँ पर भी हम देखते हैं तो एक बॉलर आप कम खिला ही नहीं सकते हैं ना, ये तो बहुत बड़ी गफलत है। ये तो मुसलसल हो रही है ना, ये तीसरी बार हुई है। आप 5वां बॉलर कम खिलाएं। और आप अभी आप देखें कि उनकी टीम को अगर आप देखते हैं ना, तो अभी भी उनकी सारी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है, मतलब उनकी फास्ट बॉलिंग में उनके जो टॉप क्रिकेटर्स हैं वो उस टीम का हिस्सा नहीं है, ठीक है, कतई नजर इसके भी। लेकिन पाकिस्तान ने अगर खुद गलतियां की हैं और अलाउ किया है अपनी ऑपोजिशन को कि वो इनके ऊपर चढ़ाई करें, तो उसके बाद तो किसी को दोष नहीं दिया जा सकता ना। तो ये छोटी छोटी मतलब तब्दीलियां अगर वो करना चाहे तो कर लें, लेकिन ये सवाल तो पैदा होता है ना कि 5वां बॉलर क्यों नहीं है, क्यों पाकिस्तान के जो टॉप बैटर्स हैं वो मुश्किल जगह पर बैटिंग नहीं करना चाहते। कोई केएल राहुल से पूछे या उनकी टीम मैनेजमेंट से वो क्यों नंबर 6 पर उन्होंने उसको रखा है। वो भी तो अक्षर पटेल की जगह पर बैटिंग कर सकता है ना, क्यों अक्षर ऊपर आकर बैटिंग कर रहा होता है, क्यों ऋषभ पंत ऊपर आकर बैटिंग करता है और केएल नीचे बैटिंग करता है। जो मुश्किल काम है वो बड़े खिलाड़ी करते हैं, हमारे यहाँ जो मुश्किल काम है वो नौजवानों के सर के ऊपर डाला जाता है, ना तजर्बाकारों के ऊपर डाला जाता है। तो ये वो इंसाफ नहीं है, उतनी बेहतर हिकमत अमली नहीं है, इसको तब्दील होना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। अली पीएसएल आ रही है, कोई हाइप सुनी आपने उसकी, मतलब कोई शोर डला हो, कोई इंटरेस्ट पैदा हो रहा हो पीएसएल के हवाले से? मुझे तो फिलहाल लगता है बिल्कुल नहीं। आई गेस इनकी मार्केटिंग वगैरह क्वेश्चनएबल है, कंसिडरिंग इफ़ यू कंपेयर इट विद आईपीएल। अब आजकल आईपीएल ही जिस तरह से चल रहा है, तो देखने वाली चीज़ है किस तरह से। मैंने पीएसएल ट्रॉफी का अनवेलिंग जो है यहाँ पर देखी थी, लाहौर में हुई थी। कराची में डिड इट रियली वेल, वहाँ पर कहीं कार्ट रेसिंग वगैरह में लेकर गए थे, लेकिन यहाँ लाहौर में हुई थी पैकेजेस में, एंड इट वाज रियली बैड। इट वाज नॉट अ वेल ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, और ऐसे ही आम लोग आकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वो वाजंट मच हाइप टू इट। कराची में जो हुई थी, कि शायद इस्लामाबाद में थी, मे बी इन दोनों में से किसी एक शहर में थी, वहाँ पर बड़ी अच्छी हुई थी, बट लाहौर में इट वाज, आई रियली होप कि पीएसएल टर्न्स आउट ग्रेट। जिस तरह से आईपीएल जा रहा है, आईपीएल इज हर साल वो लोग जिस तरह से अपने आप को क्रिएट करते हैं, फैन पार्क्स बनाए होते हैं उन्होंने, फैंस को इस तरह से इंतजार होता है जैसे हमें ईद का इंतजार होता है ना, वैसे उन्हें आईपीएल का इंतजार होता है। और ऊपर से द काइंड ऑफ एड्स दे मेक, द काइंड ऑफ मार्केटिंग दे डू, जिस तरह से अपने क्रिकेटर्स को कंसिडरिंग कि उनके प्लेयर्स जो हैं उस तरह से वो वाकई में दे आर स्टार्स इन अ वे, कि दे एक्चुअली हैव वन टूर्नामेंट्स एंड ट्रॉफीज।
तो लोग भी होते हैं कि फिर जिस तरह से वो अपने सेलिब्रिटीज़ को बीच में इन्वॉल्व करते हैं और बनाते हैं चीज़ें, इट्स लाइक कंटिन्यूअस, आपके फीड पे चीज़ें आ रही होती हैं, यू नो। हमें अभी यहाँ तक क्या देखने को मिला इस तरह से PSL से रिलेटेड कोई ऐसा समथिंग फन, कोई बेहतरीन किस्म का ऐड हो जिसमें हमारे प्लेयर्स चलें, ठीक है, ये उस तरह से शायद अभी नहीं परफॉर्म कर पाए होंगे कि हमें उस तरह से इनकी वो हो कि यार बड़े फ़ैन हैं इनके, लेकिन समथिंग वेयर एक्टर्स एंड क्रिकेटर्स आर कोलैबोरेटिंग, आपस में मिलके कुछ बड़ा हानिया आमिर का इतना नाम है पाकिस्तान में, बल्कि दुनिया में अब तो बन चुका है। हानिया आमिर को अगर ये लेकर आते ओपनिंग सेरेमनी में, हानिया आमिर शॉट्स लगा रही होती हैं या बॉलिंग करा रही होती हैं, उधर से हमारा कोई प्लेयर बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता, तो आप देखें इस तरह का कॉम्बिनेशन। साइम अयूब कर रहा होता साथ, तो आई गेस वो ज़्यादा हो जाता कंसीडरिंग कि जिस तरह से वो तो खैर चले, उनका पाँव भी अभी ठीक नहीं है प्रॉपर मुकम्मल तौर पे, आई थिंक कि वो भी शायद रिहैब करेंगे। मगर ये कि आप देखें कि हम भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं ना, हम इस तरह का कोई क्यों कमर्शलाइज नहीं कर रहे इस चीज़ को। मतलब आप देखें कि हमने अपनी क्रिकेट को, एक तो टैलेंट नहीं है, फिर आपके पास अगर टैलेंट नहीं होता ना तो आप फिर देखते हैं कि लोगों का रुझान किस तरफ है। अगर वो है सेलिब्रिटीज़ की तरफ, आप उनको लेकर आए, उनको जॉइंट एक किसी किस्म का कोई ऐड ऐसा बनाते कि हमें PSL देखने का मज़ा आता, कुछ उसमें की फैक्टर होता। आई डोंट नो, फवाद, समजा, आई एम श्योर अगर ये लोग इस तरह से आएँ और आकर बीच में कुछ यू नो करें, कोई एक्टिविटीज़ हों, कोई एड्स वगैरह। अभी आहद रज़ा मीर आप देखें, उनका जो मीम से मोहब्बत ड्रामा चल रहा है, फिर उसके बाद उसमें दना नीर है, आप उनका कॉम्बिनेशन ले आते। लोग अगर क्रिकेट से उकता गए हैं तो वो जिस तरफ उनका ध्यान है आप उसको कनेक्ट कर देना उसके साथ। बिल्कुल, ये कोई मार्केटिंग स्किल्स तो होते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल किए जाते हैं, और ये उन्हीं के ऊपर आती है बात कि हमारे यहाँ पे इस तरह क्यों नहीं होते। आई गेस कंसिडरिंग कि शायद मे बी इट्स ऑल द बजट थिंग, और ये सारी चीज़ें प्लानिंग वगैरह हमारे यहाँ पे शायद उस तरह से नहीं की जा सकती। IPL इज़ समथिंग, लेकिन IPL आप सीजन 1 से अगर आप देखें तो वो शुरू से ही इस तरह से उन्होंने हमेशा ही किया है। आज नजम सेठी साहब यही बात कर रहे थे ना, वो कहते हैं कि मतलब आप देखें कि जब मैंने इनसे पूछा कि आपने क्या करना है ओपनिंग सेरेमनी, कहते हैं कुछ नहीं, गाना गा लेंगे एक। वो कहते हैं मतलब, मैंने कहा सीरियसली एंथम नहीं डिसाइड हो रहा अभी कि अली ज़फर से गवाना है कि नहीं गवाना है। हाँ, उस पे अली तरीन ने इतनी वो की है एग्जैक्टली। तो मतलब आप देखें ना कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है IPL के साथ, लेकिन सीख तो सकते हैं ना हम। और ये जो विन और लर्न का जो एक कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये हमारे लिए तो मतलब लर्न ही रह गया सिर्फ। वाकई में बिल्कुल ही ये इसी तरह से हो गया हमारे लिए। लेकिन ये है कि यस, दिस इज समथिंग जो कि यूटिलाइज किया जा सकता था, लेकिन IPL बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। कल RCB ने विन किया अपना मैच CSK के खिलाफ। RCB की अल्लाह करे किस्मत अच्छी हो इस बार कि वो टूर्नामेंट भी इस बार जीत जाए। लेकिन मैंने बिना एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग देख भी रहा था, आई डोंट नो रिमेंबर मैच किसका था, आई गेस 3rd 4th मैच था शायद, सनराइजर्स हैदराबाद के थे। आई एम श्योर यू रिमेंबर, जिसमें 270 तक स्कोर चला गया था और इस तरह से 286 का स्कोर गया था, वो था फौरी तौर पर ज़हन से सनराइजर्स हैदराबाद थे, पंजाब किंग्स का था शायद, और सनराइजर्स हैदराबाद थे उसमें, और एक और थे साथ शायद, और दोनों ने बड़ा अच्छा कंपेटिटिव स्कोर किया था। 280 एक ने बनाया था और दूसरी ने भी ऑब्वियसली 230 40 तक गए थे। बट अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग कि दे वर नॉट हैप्पी विद द फैक्ट कि यू नो IPL ने इसको they've sort of made it as a joke. T20 cricket is slowly dying, and the fact कि now T20 cricket is only becoming a batsman's game. बैटर्स के लिए बनती जा रही है। जो भी इंसान देखेगा, कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, वो देखेगा कि यार मैंने बैटर ही बनना है, क्योंकि यही तो है, हर बॉलर के लिए कोई एडवांटेज ही नहीं वैसी पिच पे। एंड इस पे बहुत सारे लोग, इवन मैं देख भी रहा था उसके हाइलाइट्स पे, चीज़ों पे। सनराइजर्स हैदराबाद 286 का स्कोर था और 242 बना सके थे राजस्थान रॉयल्स। 242 भी अपने आप में देखे कितना बड़ा स्कोर है T20 में। बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन पीपल वर नॉट हैप्पी विद इट। इवन इंडियंस देमसेल्फ काफ़ी थे, जिस वजह से कि यार ये दिस इज टू मच बिकमिंग वेरी बाइस्ड गेम बनता जा रहा है। आपको लगता है कि मतलब बैटर्स के लिए जो इतना इस तरह की पिच हो जो कि इतनी फेवरेबल है बैट्समैन के लिए? देखिए वो जो उनकी पिच है ना, वो तो है ही ऐसी, वो तो सबको पता है कि वो ऐसी है, लेकिन मज़ा ये आता है कि अगर वो एक तरफ से रन्स बन रहे हैं तो वो दूसरी तरफ से भी बनते हैं, और यहाँ पर बॉलिंग ने अपना इम्पैक्ट दिखाया। ऑन द अदर हैंड बिल्कुल आपने जो नेक्स्ट मैच हमने देखा वो था चेन्नई, ये मतलब CSK का था, और दूसरी तरफ जो है वो मुंबई का था, तो उनके दरमियान जो है वो स्पिन विकेट था और उसके अंदर रन्स बिल्कुल कम बने थे, यानी 155 रन्स बने थे। तो वो विकेट इतनी ही है कि उस पर 151 से वो बॉलर्स की थी, वो स्पिनर्स की थी। तो दिस इज़ हाउ, मतलब ये एक परसेप्शन है कि शायद IPL के अंदर सिर्फ एक बैटिंग को ज़्यादा वो मिल जाता है, एज मिल जाता है, या आपको हाई स्कोरिंग मैच मिल जाते हैं आपको देखने के लिए। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जब पर्सनली देखना शुरू किया है प्रॉपर्ली मैच को, तो मैंने फील किया कि ऐसा नहीं है। आपको बॉलिंग का भी इम्पैक्ट नज़र आता है, स्पिन नज़र आती है, आपको फील्डिंग नज़र आती है, एंड देन आपको बैटिंग भी नज़र आती है। इक्वली बैलेंस्ड है हर चीज़, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है, इतने मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जगह जगह पर आपको स्टेडियम नज़र आते हैं, वहाँ पे हर तरह की कंडीशंस होती हैं। So बहुत सारी पिचेस है, वैरायटी उनके पास बहुत है, लोगों में, प्लेयर्स में भी है और पिचेस में भी उसी तरह हर किसी को मौका मिलता है अपनी सलाहियत दिखाने का। अभी जैसे नूर अहमद अफगानिस्तान का, कल उसकी बहुत ज़बरदस्त थी बॉलिंग, उसने 3 विकेट्स आई गेस कल हासिल की हैं, उससे पिछले मैच में उसने 4 विकेट्स हासिल की थी।
वो बड़ा अच्छा जा रहा है। मतलब आप देखें अब अफगानिस्तान का प्लस पॉइंट ही उनका स्पिन है, तो अगर अफगानिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में हैं तो इट मीन्स कि वो स्पिन विकेट पर उनको फ़ायदा होना है, फिर अगर कोई अच्छे बैटर्स हैं तो इट मीन्स कि वो बैटिंग को फ़ायदा होना है। वी सी द डिफरेंसेस एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द कंडीशंस वगैरह में सब नज़र आता है। लेकिन पीएसएल में मसला है कि रन्स बनते हैं या नहीं, चौके छक्के लगते हैं कि नहीं, वो हाइप बनती है या नहीं, विकेट्स आती हैं या नहीं। हमारे ग्राउंड्स भी हमारे 2-3 ही हैं उस हिसाब से देखा जाए तो, एंड आई गेस बड़ी प्रेडिक्टेबल सी चीज़ होती है। ज़्यादा कुछ इतना डिफरेंस नहीं हमारी पिचेस में एज़ कम्पेयर टू कि इंडिया में वहाँ कितना वेरी करता है, लाइक एक पिच जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगी, दूसरी बिल्कुल डिफरेंट। बट लेट्स सी, आई रियली होप, आई हैव ऑलवेज बीन लुकिंग रियली फॉरवर्ड टू पीएसएल। मुझे हमेशा होता है कि बड़ा अच्छा जाए पीएसएल और उसमें अच्छे तरीके से हो। लेकिन फ़िलहाल तो है कि ये न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो है आगे, ओडीआई जो अभी बाकी रिमेनिंग है वो भी अच्छे से जाए और पीएसएल जो है वो भी एक सही तरीके से स्टार्ट हो। इट हैज़ टू बी एंटरटेनिंग। व्हाट मैटर्स मोर इज़ कि एंटरटेनिंग होनी चाहिए। इस तरह की जो लीग्स हैं मकसद उनका ये होता है कि इट हैज़ टू बी एंटरटेनिंग और नए प्लेयर्स आगे आ रहे हो। ये जगह होती है नए प्लेयर्स को करने के लिए, और सीनियर्स खुद भी धोनी अब आप देख लें चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते हैं, 9 नंबर पर आ रहे हैं, वो क्राउड पूरा वो वेट कर रहे होते हैं वो उसके लिए, पागल हुआ होता है। और वो देखिए कि क्या वो पहले नहीं आ सकते हैं, नंबर 9 पे आ रहे हैं, मौका दे रहे हैं बाकी सबको कि आप लोग खेलो। मैंने उस दिन मैं एक मैच मैंने मिस कर दिया तो उसकी हाइलाइट्स देख रहा था, तो मैं आगे करके देखता जाऊं कि किधर आएगा धोनी, किधर आएगा। वो आया ही नहीं, उनकी इतनी विकेट्स गई नहीं थी मैच उससे पहले उन्होंने एंड पे बिल्कुल आए थे, बिल्कुल बड़ा एक शोर डला था और ये ऐसा आउट था कि जिसके ऊपर लोगों ने खुशी मनानी शुरू कर दी थी। खैर ये है कि व्हेन वी सी, हम जहाँ पर आईपीएल और पीएसएल एक ही विंडो में हो रहे हैं और लोगों का काफ़ी हद तक इंटरेस्ट भी है इस तरफ, और आप देखते हैं कि मतलब जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, जो एक हाइप बन गई है आईपीएल की, डोंट यू थिंक कि उसका कंपैरिजन करना पीएसएल के साथ, और पीएसएल के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव है। आज नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने कहा कि इसकी जो मार्केटिंग है उनके वक्त में उन्होंने बड़ी कोशिश की मार्केट को इम्प्रूव करने की, और अभी जो हालात जारी हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी मार्केट भी डाउन हो रही है। प्लस मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा मतलब हमारा तो टैलेंट ही नहीं है तो मार्केट करना किसको है हमने। आप देखिए कि अगर इंडिया, आईपीएल को कितना बड़ा एडवांटेज है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आ रहा है, ट्रॉफी जीत कर आ रहा है, उससे पहले वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। तो वो 2 ट्रॉफी जीतने वाले प्लेयर्स जब सामने आते हैं मैदान में, फिर महेंद्र सिंह धोनी की आप देखें लेगेसी है, फिर उसके बाद आप देखें कि बाकी जिस तरह से उनके खिलाड़ी हैं, कितने बड़े नाम हैं उनकी क्रिकेट टीम में, तो वो लीग का तो ऑटोमेटिकली एक फैक्टर जो है वो इंटरेस्ट वाला पैदा हो जाता है। खैर, हमें अभी ज्वाइन किया है इमरान सुहेल साहब, हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इमरान साहब, अभी जैसे ही आप तशरीफ़ लेकर आए, हम बात कर रहे थे, आज नजम सेठी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने मार्केट की बात की है। मैं अभी अली से भी कुछ देर पहले यही सवाल कर रही थी, आपसे भी यही सवाल करूँगी। पीएसएल आ रही है और कुछ ही दिन रह गए हैं पीएसएल के अंदर। आपने ईद के हवाले से कपड़ों की सेल देखी होगी जगह जगह पर, 50% ऑफ, 70% ऑफ, 20% ऑफ, ब्रांडिंग देखी होगी कपड़ों की या ज्वेलरी की, लेकिन आपने क्रिकेट की या पीएसएल की कोई ब्रांडिंग नहीं देखी होगी कहीं पे। आपको पता है कि पीएसएल आ रही है और क्या विजुअली नज़र आ रहा है ये? देखिए मेरे, जब आप कोई चीज़ नई लेते हैं तो आपको उसका चार्म होता है। हाँ। जब मैं ये बात करूँ पीएसएल के स्टार्टिंग की, तो हर चौक, हर चौराहे में इवन हर टीम अपनी 5 से 10 एक्टिविटीज़ अलग अलग करती थी, तो ऐसा लगता था कि 6 महीने मेला लगा हुआ है क्रिकेट का। अब क्योंकि चार्म ख़त्म हो गया है, चार्म ख़त्म होना एक अलग बात है, लेकिन आपने जो बात की है कि जो वैल्यू है, जो आपका सवाल का मकसद है, वो ख़त्म हो गई है। हाँ। आज आपने नजम सेठी साहब से बहुत वैलिड क्वेश्चन किया था और मुझे खुशी हुई कि उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया उसका। हाँ। मुझे ये नहीं था कि वो डिप्लोमेटिक जवाब दे देंगे। नहीं, वो बड़ा उन्होंने बड़ा खुलकर उन्होंने बात की कि ऐसे ही है कि देखें, पीएसएल की वैल्यू तब बनती जब आपकी टीम जीत रही होती, और फिर अगर आप मेरिट बेस्ड काम कर रहे होते हैं, आपने मेरिट को आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम से निकाला, आपकी हर चीज़ डी वैल्यू हो गई। अब आप पीएसएल की टीम में बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो और नीचे जाएगी। मैं तो कहता हूँ एक आधी टीम कम कर दें। अपने 10 साल पूरे हो गए ना, तो 10 साल पूरे होने के बाद आप कोशिश करें कि टीमें 4 ही करें, 4-5 से स्टार्ट करें, फिर आप बढ़ाने की बात करें। अदरवाइज जो भी आएगा इस सिस्टम के अंदर आकर लॉस करेगा। और अगर आपने पीएसएल को प्रमोट करना है, अभी आपने कहा कि ब्रांडिंग नहीं है, मुझे बताइए चैंपियंस ट्रॉफी की ब्रांडिंग देखी थी आपने? नहीं। हम पीसीबी से पूछते थे, 30 साल बाद एक इवेंट हुआ था, हमने कहा पीसीबी से पूछा कि ब्रांडिंग कहाँ है, उनका ये तो आईसीसी का काम है। ओ भाई, आईसीसी का काम भले था, पर आपके मुल्क में तो 30 साल बाद इवेंट आ रहा था ना, तो आपको तो खुशी चाँद चढ़ना चाहिए था ना। अच्छा, वैसे कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ, इन बातों में किसी हद तक
तो खैर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चेयरमैन ने अब इन चीज़ों को तो नहीं देखना है, लेकिन मैंने जब सेठी साहब से सवाल किया ना कि चेयरमैन की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, उसको कितनी तवज्जो देनी चाहिए क्रिकेट पर, क्योंकि मकसद ये है ना कि जब नजम सेठी साहब भी आए थे उनको भी मुश्किलात का सामना था, उन्होंने ओवरकम किया, उनके डिसीजंस हमारे लिए अच्छे साबित हुए। PSL हमने स्टैंड की, हमने पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा अच्छा चेंज देखा। आज हमारे चेयरमैन साहब जब डिसीजंस ले रहे हैं, हमारा वो डाउनफॉल जा रहा है, चैम्पियंस कप डूब गया, स्ट्राइक फोर्स ख़त्म हो रही है, चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है डूब रही है, मतलब वो डिसीजंस हमारे अच्छे प्रोडक्टिव साबित नहीं हो रहे। तो चेयरमैन जो साबिक चेयरमैन हमारे नजम सेठी साहब हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखें चेयरमैन एक फुल टाइम जिम्मेदारी है। मैंने कहा आपका मतलब है वो एक काम करें, क्या हंसने लगे, मतलब उनका मकसद था कि ये एक जगह पर 18 घंटे दें, बोर्ड को इनकी ज़रूरत है, तब जाके ये सीखेंगे और चीज़ें इम्प्लीमेंट। देखिए मेरे आपके सवाल के अंदर जवाब भी है, लेकिन हम उसको थोड़ा एलैबोरेट कर देते हैं इस तरह से कि नजम सेठी साहब भी कोई क्रिकेटर नहीं थे, राइट? बिल्कुल नहीं वो थे। जब आते थे क्योंकि उनके पास कोई और काम नहीं था, हाँ, वो और कोई काम नहीं करते थे स्वाय अपने एक शो के जो हफ्ते में 1-2 दिन शो करते थे। वो आते थे, अगर फर्ज करें मैंने उन्हें एक प्रेजेंटेशन दी है कि जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, इससे क्रिकेट बेहतर होगी, वो क्या करते थे, उसके ऊपर पूरा बैठते थे, टाइम लेते थे, लोगों को बुलाते थे, मुख्तलिफ क्रिकेटर्स को बुलाते थे, उनसे पूछते थे कि यार अगर हम ये कर लें तो ठीक है। अगर वो 10 लोगों को बुलाते थे तो अगर 7 लोगों की राय होती थी उस इवेंट की हाँ में, तो उस इवेंट को पकड़ते थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ मोहसिन नकवी साहब के साथ माजरत के साथ हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब आप काम कर नहीं पा रहे हैं तो फिर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। आपके पास एक बंदा आता आकिब जवेद, वो कहता जी चेयरमैन साहब मैं तो मैनू आज रखो, ठीक 6 महीने बाद टीम पहले नंबर पर होगी। मतलब वो ये आपको लड्डू खिलाते हैं और आप वो लड्डू खा जाते हैं, और उसके बाद आप कहते हैं हाँ सारी पावर्स आपको दे दी। उनको पावर देते हैं तो वो क्या करते हैं, जो सिस्टम आपने बनाया होता है बड़ी मुश्किल से, जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन वाला, वो आकर उसे सबोताज करते हैं, एक पूरी प्लानिंग करते हैं और उनको डिसअपॉइंट करते हैं। वो यहाँ से फुर उड़ते हैं और अपने मुल्क चले जाते हैं, कहते भाई ए पी तो क्रिकेट तुसी चलाओ। जब आप कभी बैठकर सोच कर डिसीजन नहीं लेंगे और लोगों को कहेंगे कि मेरा काम आप करो, आप यहाँ बैठ कर क्या किसी को कह सकते हैं आप प्रोग्राम करें, एक आधा दिन करेगा उसके बाद बेड़ा गर्क हो जाएगा, बंद हो जाएगा, टीवी वाले भी ना तानू रखेंगे। सो इसी तरह मोहसिन नकवी साहब ने अगर काम करना तो ये बहुत वैलिड बात है कि वो सिर्फ PCB के चेयरमैन बने, टाइम दें, ये एज एक बहुत फुल टाइम जॉब है। ये नहीं है कि आप अपना सिर्फ नाम के लिए या अपनी चीज़ों के लिए अपने मुशीर रख लें और उन्हें कहें यार आप मेरा काम संभालो, मेरा काम चलाओ, ऐसे तो फिर टीम का बेड़ा गर्क हो गया। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जब आप नहीं होंगे ना तो देखिएगा बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी। तो इससे पहले कि आपके जाने के बाद आपके ऊपर सवालात उठे, आपसे जबकि उन्होंने ये भी कहा है नजम सेठी साहब ने कि बहुत कम्पिटिटिव हैं। और देखिए बात पता क्या होती है, मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया है, मुझे लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा मीठा होना, माफ़ कर देना आपके ना एक नई प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, आपको स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, फैसलों के साथ खड़ा होना पड़ता है। बिकॉज अगर आप इतने नाइस हो जाते हैं ना कि आप सबको माफ़ करते जा रहे हैं, मौका देते जा रहे हैं, लोग उसका फ़ायदा उठाने लग जाते हैं और इवेंचुअली आपको ही वो देखिए एक तो इनका नुकसान हो रहा है और इनके सिस्टम के अंदर जितने अच्छे लोग हैं, मिसाल के तौर पर अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 20-30 तो अच्छे होंगे ना, पर जब आप मुसलसल फेल होंगे तो नए आने वाला पता क्या करेगा, 100 के 100 उठा के बाहर फेंकेगा और 100 के 100 नए लेके आएगा। हाँ। फिर वो जो अच्छे होंगे वो भी बाहर जाएंगे और बुरे ने तो जाने ही जाना बाहर। मतलब प्लेयर अगर आपकी टीम में आज कोई अच्छा टैलेंट आ रहा है, अच्छा टैलेंट, अगर टीम हारती जा रही है तो सारा मलबा उन अच्छे प्लेयर्स पे भी पड़ेगा, फिर उन अच्छे प्लेयरों को भी चांस नहीं मिलेगा, फिर एक नया सेटअप आएगा, हो सकता है वो सारे पुराने प्लेयर रख ले और जो नए हैं उनको भी निकाल के बाहर कर दे। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था अपनी बैटिंग कोच की, तो कह रहे थे वो अगर बाबर ना आउट होते तो ये हो जाता, स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था तो ये कर लेते। भाईजान अगर आपने बैठकर यही बातें करनी है तो किसी क्रिकेटर को भेज दिया करें, वो भी ये कहता कि हमने कोशिश बड़ी की थी पर हम हार गए। आखिर पे आपके पास हार ही बचती है ना कहने के लिए। हाँ। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं हमने कोशिश की? कोशिश नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि आपने 10-12 साल कोशिश करनी है और उसके बाद भी रिजल्ट जीरो ही होना, तो आज ही भाईजान कोशिश करना भी छोड़ दें, जो जीतने के लिए आते हैं उनको लेके आए। देखिए मैं आज ना मजाक कर रही थी, थोड़ा सा मजाक में बात कर रही थी कि आपके आगे हमारा स्कोर कार्ड है, इसका ज़रा तीसरा सफ़ा खोलें। तो ज़ीशान राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैंने कहा ज़ीशान साहब, सलमान अली आगा के बाद हमारा डाउनफॉल है कम्प्लीटली।
ये आज का स्कोर कार्ड ना हमें अगले कुछ सालों की प्लानिंग बता रहा है। एग्जैक्टली ठीक है, आप देखें कि ये बाबर आजम, रिजवान, सलमान, कप्तानी के एतबार से आप देखें कि सलमान अली आगा 1-0-0-1 यही रहना है। ये सलमान अली आगा की कैप्टेंसी के बाद हमारा एक मुकम्मल डाउनफॉल मुझे अनफॉर्चुनेटली नजर आ रहा है। मुझे क्रिकेट का एक बात की यूसुफ साहब हैरानगी हो रही है उनकी, वो कह रहे थे जी दोनों उस्मान खान बहुत अच्छा खेला है। अगर आपने इनको डेब्यू कराया था तो डेब्यू में कम से कम 50, 60, 70, 80 रन करते और ऊपर से ओपनर में से तो एक लंबा खेलता। ठीक है जी, आपके ओपनर से आपको अगर आप 70-80 रन के स्टार्ट को बड़ा अच्छा स्टार्ट कहते हैं ना तो फिर आपको सलाम है। मेरा तो ख्याल उनको ये कहना चाहिए था कि इनमें से एक को 100 करना चाहिए। फिर उसके बाद बाबर आजम देख लें घबरा जाते हैं कुछ रन कितने मैचेस के बाद 78 किए उन्होंने। मतलब वो उन्होंने लास्ट 71 रन किए थे उसमें साउथ अफ्रीका में ना। नहीं, मैं वैसे ओवरऑल मैचेस की अगर इसकी चैंपियंस ट्रॉफी की भी बात कर लें, सारे डाल लें, हाँ, उसमें भी तो अगर आप बाबर ने 7-8 मैचेस के बाद 150 करना है तो फिर मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको हम रख के तो ये हाफिज साहब अभी ये बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि आप क्यों मौका नहीं देते हैं नए खिलाड़ियों को। आप देखें केएल राहुल नंबर 6 पर आ रहा है, हाँ। उससे अच्छा बैटर कौन है? आप नीचे आए ना, आप फिर इनको ऊपर लाएं। यहाँ पे जरूरत है ना आपकी मिडिल ऑर्डर में जगह रोक कर बैठे हुए। अगर फर्ज करें आज बाबर आजम निकल जाते तो इनकी जगह कौन रिप्लेस करेगा? सलमान अली आगा बैठे इनकी जगह रिप्लेस करेंगे, कहीं मैं खेलूंगा इनकी जगह पे। रिजवान की जगह पर तैयब ताहिर आ सकता है, इरफान भी आ सकता है। अच्छा मुझे बताएं, आप तैयब ताहिर को भी खींची जा रहे हैं, आप इरफान को भी खींची जा रहे हैं, तो फिर उस्मान से ज्यादा बेहतर ऑप्शन तैयब ताहिर है ओडीआई में ओपन के लिए। उसको भी छोड़ दे, आप साउथ शकील को क्यों नहीं खींच रहे? कामरान गुलाम को क्यों नहीं खींच रहे? उनका क्या कसूर है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपने इतने चांसेस देने हैं सबको तो फिर उन 2 लड़कों के जिनके अंदर पोटेंशियल है, जो कि रन्स करके दिखाए हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त है, आप उनके खिलाएं ना। उन्हें क्यों नहीं खिलाते आप? बिल्कुल सही बात। वो सॉलिड टेक्निक वाले बैट्समैन है। मुझे बताएं, आपको तैयब ताहिर की कोई टेक्निक नजर आती है? आपको इरफान खान नियाजी की टेक्निक नजर आती है? आपको उस्मान खान की कोई टेक्निक नजर आती है? कोई टेक्निक नहीं है। टेक्निकल बैट्समैन है, आप उनको नहीं खिला रहे हैं। फिर आप खुद कुएं में गिर रहे हैं, हम आपको कैसे बचा सकते हैं? मोहम्मद अली को फिर आपने खिला लिया। मोहम्मद अली की जगह अगर आपने सुफियान मुकीम को खिलाया होता तो आपके आज के मैच का रिजल्ट चेंज होता। वही ना, 5 बॉलर्स आपने मिस किए हैं, 5 बॉलर्स आपने साउथ अफ्रीका में मिस किए, ऑस्ट्रेलिया में भी मिस किए। कोच पहले दिन ही कह रहा था। आप जीत जाते हैं ना तो आपको लगता है कि ये हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी है। समटाइम्स आपका ना वो लग जाता है, जिसको हम पंजाबी कहते हैं दा लग जाता है। वो उसका मकसद ये नहीं है कि आपकी क्रिकेट ठीक हो गई है। ये काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। फिर आप देखें, ये लास्ट पेज निकालें ज़रा, यहाँ पे हमने अपने डेब्यू मेंशन किए हैं कि डेब्यू किस किस का हुआ है। एक तो निक कैली न्यूजीलैंड का जिसका डेब्यू हुआ, दूसरी तरफ आकिफ जावेद अच्छी बॉलिंग की, अच्छी कोशिश की। मोहम्मद अली बस आपके सामने ही है, फिर उस्मान खान आपके सामने ही है। मतलब मोहम्मद अली कब से क्रिकेट में है? आपने अब सोचा कि इन्हें ओडीआई में होना चाहिए। उस्मान खान आए तो T20 खेलने के लिए वर्ल्ड कप से पहले, उनको बारी नहीं मिली, मौका ही नहीं मिला उसके अंदर अब आपने अब इन्हें ओडीआई में डाल दिया। आकिफ जावेद की जो शमूलियत है उस पर मुझे कोई मेरा क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, वो हैं, वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि हाँ, इन पिचेस वैसे तो लोगों ने उन्हें वसीम अकरम के साथ कंपेयर भी करना शुरू कर दिया आज की 2 विकेट्स के बाद। अच्छा, ये तो हमने पता नहीं क्या करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब मैं टैब्यू की बात करता हूँ। मोहम्मद अब्बास, अगर आप देखिए 7 ओवर में 43 रन देके 1 आउट किया, और अगर उनकी बैटिंग की बात करें तो उन्होंने फास्टेस्ट डेब्यू के ऊपर निस्फ सेंचुरी की है मोहम्मद अब्बास, राइट? जबरदस्त। अगर ये बंदा पाकिस्तान में होता, लेकिन आज मैं चैलेंज करता हूँ, ये पाकिस्तान की अंडर 19 टीम में भी खेल जाता तो मुझे पकड़ लेते। ये लाहौर बेस्ड है, मेरा लाहौर बॉर्न है, लाहौर में पैदा हुआ, लेकिन अगर ये बंदा पाकिस्तान में होता तो आप इसको लाहौर भी ना खिलाते। तो आप चेक करें कि जो टैलेंटेड होते हैं उनको कौन पहचानते हैं? गोरे। इस बंदे की अगर आप बारी देख लें तो आप एक काम करें, इसकी बारी लगाएं और सारे अपने जो आपने टैलेंट हंट के लिए बनाए थे ना, वो खैर रजाक साहब ने जो 30 लड़के इकट्ठे किए थे उनको इसकी बारी दिखा, इसकी बारी दिखा दे कि भाईजान ये होता है स्ट्राइकर, ये होता है ऑलराउंडर। इस तरह के ऑलराउंडर होते हैं। एक भी ऑलराउंडर आपने प्रोड्यूस किया पिछले 2 सालों में? आपने आईपीएल में, वैसे कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, वो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट है, वो एक मुख्तलिफ फॉर्मेट है। इनफैक्ट वो लीग है, तो वही आईपीएल वाले बन गए मगर ये है कि आपने आशुतोष शर्मा जिन्होंने लास्ट में एकदम से मारना शुरू किया था और उसके बाद जो है वो मैच विन कर गए थे। देखिए, यंग टैलेंट आपका ना ये होता है कि वो, इससे मैटर नहीं करता है कि वो कौन से नंबर पर खेल रहा है, करता है मगर शुरू में नहीं करता है ना। जब आप अपनी जगह बना रहे होते हैं उस टाइम तो आपको हम कर सकते हैं ना, शफलिंग कर सकते हैं, उस वक्त आपको हर जगह पर परफॉर्म करना है। देखिए मेरा
आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं, हम जब भी इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, हालांकि हम इंडिया की बात बहुत नहीं सारे लोग भी बात करते हैं। हम इंडिया की आपकी बात नहीं क्रिकेट ही करते। खत्म नहीं हो सकती है बगैर इंडिया के। हम चले जी, हम इंडिया की बात नहीं करते, हम सीधा सीधा आ जाते हैं, हम कहते हैं जी एक हमसाया मुल्क है, वहाँ वो क्रिकेट बहुत अच्छी होती है। क्यों हमसाया मुल्क है, इंडिया में होती है। जिन लोगों को तकलीफ होती है ना, नहीं, मैं उनको उनके होने बारे में दें, कहता हूं, उनके ठीक है? जिम्मेदार हम तो देखिए, नहीं उन लोगों ने अपने आप को शो किया, उन्होंने आज आईपीएल के अंदर, मैं आईपीएल को पहले फॉलो नहीं करता था क्योंकि मुझे आपके प्रोग्राम में बैठना था, मैंने फॉलो करना शुरू किया बड़े गौर से। यकीन करें मुझे लगा कि शायद हम 20 साल पीछे इंडिया की क्रिकेट से, 20 साल पीछे हैं। आप मुझे बताएं कि आप ऐसे ग्राउंड भर सकते हैं पूरे 25 साल? इस तरह का कभी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं क्रिकेट के अंदर? आप कर ही नहीं सकते। ग्राउंड आपने फैन पार्ट्स देखे उनके? वो उन्होंने एक सेटअप बनाया होता है फैमिलीज के लिए, वहां पे एक स्क्रीन लगी ऐसे चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी दुबई के बाहर फैन पार्क बना हुआ था, आउटस्टैंडिंग एनवायरनमेंट, कि जो थोड़ा सा बोर हुआ वो जाए, और वहां पर भी उसको पूरा एनवायरनमेंट दिया। पाकिस्तान में देखा आपने? स्टेडियम वाला देखेंगे, यहाँ तो लिबर्टी में एक बड़ी सी यारी स्क्रीन लगा देते हैं और कहते हैं चलो बैठो आगे सारा। देखिए जी, पाकिस्तान क्रिकेट का हाल बेहाल है, ठीक होने वाला नहीं है, और अब बदलते जाएंगे, लोगों को लाते जाएंगे, बदलते जाएंगे, आओ और जाओ, ये चलता रहेगा, लेकिन कोई सही प्रॉब्लम को पिक नहीं कर पा रहा कि वो है कहाँ पे, और वो जहाँ पर है वो आज नजम सेठी साहब ने भी उसका जिक्र किया। आपके प्रोग्राम से जाते जाते अगर टाइम कम है तो हम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डायरेक्टर रहे हैं समी बर्नी साहब, उनको खराज तहसीन पेश कर, हाँ, एग्जैक्टली, वेरी नाइस मैन। आप भी उनको मिली हैं? बिल्कुल मेरा ख्याल है उनकी खिदमत को सराहना बहुत हेल्पफुल हैं। अपने जो उनके पास आता है अपना कोई प्रॉब्लम लेके उसको सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम हल करने की कोशिश करते हैं, और आई विश के जैसा वो एक लेगेसी बनाकर गए हैं वो लेगेसी आगे कंटिन्यू रहे, बिकॉज हमने बहुत सारे नगीने ऑलरेडी हम खो चुके हैं, और आने वालों को हम खुशामदीद कहते हैं, और ये उम्मीद करते हैं कि वो भी यंग जर्नलिस्टों के लिए, यंग आसानियाँ पैदा करें और एक अपना अच्छा मुकाम बनाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, इसी के साथ इमरान साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे और इमरान साहब को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी फिर। एडवांस ईद मुबारक। वैसे कल चांद रात है, लेकिन ये है कि परसों ईद है। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।